Hi guys, welcome back. So this is going to be one of the most important videos for CLAT 2025. अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जीके के। और मैं तुम्हें अश्योर कर सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 8 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 40 और 45 मिनट्स। ये रहे 8 टॉपिक्स जो इसरो से रिलेटेड हैं, कंप्लीटली 2024 के टॉपिक्स हैं सारे के सारे। और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा क्लैट में कई बार इसरो या इस तरह की न्यूज पूछी जा चुकी है। और फिर से एक्सपेक्टेड है कि क्लैट 2025 में हमें ये न्यूज पूछी जा सकती है। तो आपको इसके साथ बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज चंद्रयान 4। सो चंद्रयान 4 रिसेंटली, शायद आपको पता होगा, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था। और यूनियन कैबिनेट ने बोला है इस मिशन को हम कंप्लीट करेंगे इन द नेक्स्ट 36 मंथ्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, आपको याद रखना है इस बात को। अब इस मिशन का, चंद्रयान 4 का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हालांकि आपको पता होगा चंद्रयान 3 लास्ट ईयर बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था इंडिया का, जिसमें हमने साउथ पोल को रीच किया था। इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री टू रीच द साउथ पोल। अब इस मिशन का बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि हमें मून पे जाना है। मून की जो भी वहां पे सरफेस है, सरफेस यानी कि जो भी अर्थ है मून का, उसे हमें कलेक्ट करके वापस सेफली अर्थ पे लेके आना है। ये इसका एक शॉर्ट टर्म गोल है। इसके साथ आपको याद रखना है इसका एक लॉन्ग टर्म गोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग टर्म गोल है, हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट बनना है। देखो, मोदी जी 2020 से एक ही बात बोल रहे हैं, हमें आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है हमें अगर कोई भी फ्यूचर में स्पेस मिशन करनी है, हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंसी की बात की है, किस चीज के लिए सेल्फ सफिशिएंसी की बात की है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बात की है, हम जो भी मून मिशन करेंगे, मून पे क्रूड मिशन करेंगे। क्रूड मिशन का मतलब होता है मैन्ड मिशन। मैन्ड मिशन का मतलब होता है जहां पे हम इंसानों को मून पे भेज रहे हैं, ये इंसान, और उनको वहां से सेफली वापस लाना है। ये पूरा का पूरा मिशन हमें सेल्फ सफिशिएंट तरीके से करना है। और इसको हम अचीव कर पाएंगे बाय 2040, 2040। आपको इस ईयर को भी याद रखना है, क्योंकि इस ईयर को भी मेंशन किया गया है विद दिस मिशन। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। मून अभी रिसेंटली 36 मंथ्स में हम लोग मून के सरफेस को जाकर टच करेंगे। वहां से जो भी हमें इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है उन्हें कलेक्ट करके हम अर्थ पे वापस लाएंगे, उन पे टेस्ट करेंगे, उन पे रिसर्च होगी। वो सारी की सारी साइंस की चीज है, वो चीज आपको नहीं पूछी जा सकती है। आपको नेक्स्ट चीज याद रखनी है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है। मून पे हमको क्रूड मिशन भेजना है, मैन्ड मिशन भेजना है, इंसानों को पहुंचाना है, सेफली उनको वापस लेके आना है, सेफली पहुंचाना भी है ऑब्वियसली। और 2040 तक हम इस चीज को अचीव कर लेंगे। शायद आपको पता होगा 2040 तक एक और बहुत बड़ा इंडिया का प्रोग्राम है, जिसको अभी हम लोग करने वाले हैं, जिसको कहा जाता है गगनयान। ठीक है, लेकिन अभी उस पर अपन आते हैं 2-3 मिनट में। अब इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज होंगे, वो दो लॉन्च व्हीकल्स हैं, दिस इज वन एंड दिस इज टू। LVM का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये हो गया लॉन्च व्हीकल मार्क 3। आपको इसका नाम को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इंडिया का एक लॉन्च व्हीकल था जिसको कहते हैं GSLV। इसके नाम को रीनेम कर दिया है इस तरह से, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ वाली टेक्निक को फॉलो किया है। PSLV शायद आप जानते होंगे, बहुत ही पॉपुलर है। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये ज्यादातर मिशन में इंडिया यूज करता है। ये दोनों लॉन्च व्हीकल्स को यूज करने वाले हैं। इसके बाद यहां पे मैंने एक चीज मेंशन की है, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। डॉकिंग एंड अनडॉकिंग का मतलब होता है, आपने देखा ही होगा इस तरह की मूवीज में, इस तरह के कुछ सीन्स जहां पे स्पेस में कोई भी ह्यूमन के भेजे हुए दो ऑब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं, वो अपने अपने वर्क करने को अलग जा रहे हैं, या फिर बाद में आके जुड़ गए। आपने देखे होंगे बहुत सारे मिशन होते हैं स्पेस में जो हॉलीवुड करता है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्पेस में आते हैं, ऐसे जुड़ते हैं, फिर उसके अंदर टनल बना के लोग उसमें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर लेते हैं उसी डिवाइस के अंदर। इसी चीज को कहा जाता है डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। यानी कि इस तरह के दो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हमने डॉक कर दिया। डॉक कर दिया मतलब एडजॉइन कर दिया। अब जब इनको हम अलग कर देंगे, ये दोनों अपने अपनी डायरेक्शन में अपने अपने काम करने चले जाएंगे, उसको कहेंगे हम लोग अनडॉकिंग। इंडिया ने आज तक स्पेस में डॉकिंग एंड अनडॉकिंग नहीं की है। ये फर्स्ट मिशन होगा इंडिया का जिसमें डॉकिंग एंड अनडॉकिंग को इंडिया टेस्ट करने वाला है। दैट इज वाई दिस टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें समझ जाना चाहिए। अब अगली बात, यहां पे बोला है इन्होंने हम दो चीजें जो करने वाले हैं, ये होगा डीप स्पेस नेटवर्क सपोर्ट। ये बात आपको याद रखनी है। एंड सेकंड आपको याद रखना है, यहाँ पे कुछ स्पेशल टेस्ट किए जाएंगे। सो ये दोनों मेन चीजों को हम लोग अचीव करना चाहते हैं थ्रू दिस मिशन। मैंने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, किस तरह से करेंगे,
क्या होगा, सारी चीजें बता दी हैं आपको। मोस्टली इन्हीं चीजों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बियॉन्ड वो लोग नहीं जाएंगे क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि उसके बाद बहुत ज्यादा साइंस के क्वेश्चन हो जाएंगे और उतना ज्यादा साइंस पे जाएगा नहीं कभी भी क्लास। आपको इस बात को याद रखना है, ये सारे के सारे फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ आपको पता होगा शायद, हम लोग ने एक और बहुत ही फेमस मिशन किया था जो चंद्रयान के फर्स्ट पार्ट था। चंद्रयान 1 को हमने किया था 2008 में। चंद्रयान 2 जो कि फेल हो गया था, शायद आपको पता होगा, जिसमें मोदी जी की एक बहुत ही फेमस फोटो है जो आपके सामने दिख रही है उसको, ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। तो चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 के आपको ईयर्स को याद रखना है, बेसिक, ये आपको नहीं पूछे जा सकते हैं, स्टिल लास्ट माइल क्वेश्चन हो सकता है जो आपको पता होना चाहिए। देन कम्स चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को हम लोग ने किया है 2023 में। अब चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल, चंद्रयान 3 का पहले तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? चंद्रयान 3 का मेन ऑब्जेक्टिव था टू रीच द साउथ पोल, SOUTH, साउथ पोल ऑफ मून। तो साउथ पोल ऑफ मून को चंद्रयान 3 ने रीच किया था ऑन 23 अगस्त 2023। इस तारीख को ये रीच कर गया था साउथ पोल ऑफ मून। क्योंकि लास्ट ईयर की न्यूज है इसलिए थोड़ा सा कम पता हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आने की प्रोबेबिलिटी कम है चंद्रयान 1, 2 एंड 3 से। तो अब आपको 23 तारीख को याद रखना है। 23 तारीख का तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन को मोदी जी ने बोला कि हमको सेलिब्रेट करना चाहिए नेशनल स्पेस डे। इसके पहले हम कोई भी स्पेस से रिलेटेड चीज को नहीं सेलिब्रेट करते थे। मोदी जी ने आके अलग से बोला कि हमें नेशनल स्पेस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए। इस डे को हम क्यों सेलिब्रेट करेंगे, उसके उन्होंने कुछ रीजंस दिए। इस डे पे हमको अपने यूथ को इंस्पायर करना चाहिए। हम अपने यूथ को, यूथ का मतलब तुम लोगों को इंस्पिरेशन देनी चाहिए कि तुम लोग साइंस की फील्ड को परसू करो। और उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया विच इज कॉल्ड स्टेम। अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, स्टेम का मतलब होता है, एस का मतलब होता है साइंस, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ई का मतलब होता है इंजीनियरिंग, और एस का मतलब होता है साइंस। तो स्टेम प्रोग्राम जो है उसका यहां पे मैंने ऑब्जेक्टिव लिख दिया है, टू इंस्पायर फ्यूचर जनरेशंस टू परसू फील्ड्स लाइक दीज। समझ रहा होगा शायद। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पूछी जा सकती है वो है थीम। थीम ऑफ फर्स्ट नेशनल स्पेस डे। याद रखना, ये फर्स्ट नेशनल स्पेस डे है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर चंद्रयान रीच किया था 3, अब हम फर्स्ट टाइम नेशनल स्पेस डे मनाए हैं। अब इसकी जो थीम है ये यहां पे लिखी हुई है, टचिंग लाइफ्स वाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको आ सकता है एग्जाम में। इसरो की कोई भी चीज आई है या फिर टेक की कहीं पे भी बात हो रही है तो उसमें ये चीज आपको पूछी जा सकती है, व्हाट इज द थीम ऑफ फर्स्ट नेशनल स्पेस डे विच टू प्लेस ऑन 23 अगस्त। ये हो गया। अब यहाँ पे नेशनल स्पेस डे पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मोदी जी ने लॉन्च कर दी है, विच इज कॉल्ड, हम देंगे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का मतलब होता है कि जो भी लोग इंडिया में साइंटिफिक फील्ड में या साइंस में कोई भी बड़ी अचीवमेंट को रीच करेंगे उनको हम सम्मानित करेंगे, उनको हम अवार्ड देंगे। ये अवार्ड्स दिए जाते हैं ऑन 23 अगस्त, यानी कि नेशनल स्पेस डे के दिन पे। इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब तुमको समझ आ रहा होगा, फर्स्ट टाइम नेशनल स्पेस डे मना रहे हैं तो फर्स्ट टाइम ही इन अवार्ड्स को दिया है। और इन अवार्ड्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे क्लाइंट के लिए, मैं तुमको गारंटी देके बोल सकता हूँ इस तरह का टॉपिक तुम्हें 110% दिखेगा। तो तुम इसको इस दूसरे वीडियो से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये थे हमारे फर्स्ट 2 टॉपिक्स। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक पे, विच इज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ आपको जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि एक प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है गगनयान, जो कि हम लोग का फोर्थ टॉपिक होगा जिसके बारे में बात करते हैं 2-3 मिनट से। तो उसका पार्ट है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, विच मींस सेट और सबसेट आप लोग शायद बहुत अच्छे से समझते होंगे। आप इस बात को याद रखना, दिस इज गगनयान मिशन और उसका एक छोटा सा पार्ट है BAS, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब ये ऑपरेट कैसे करेगा और इसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? तो रिसेंटली जब चंद्रयान 4 को अप्रूव किया गया उसके साथ ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को भी अप्रूव किया गया है। इसकी सबसे पहली स्पेशलिटी है, इसका अल्टीमेट गोल पहले देखते हैं हम लोग। इसका अल्टीमेट गोल है क्रूड, यानी कि मैंड, लूनार, लूनार का मतलब होता है मून, मिशंस। अब इसके लिए जो डेट सेट की थी शायद आप लोग को याद होगी, 2040। दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं इसलिए एक के बाद एक आ रही हैं, समझ रहे होगे तुम लोग शायद। अब इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मेन ऑब्जेक्टिव तो हो गया ये। अब इसका फेज 1 जो है P1, विच मींस फेज 1 जो है वो इसका लॉन्च किया जाएगा 2028 में।
2028 में फेज 1 को लॉन्च करेंगे, यानी कि हम स्पेस में जाना स्टार्ट करेंगे, हम ऑब्जेक्ट्स को ले जाना स्टार्ट करेंगे, मल्टीपल लॉन्चेस करेंगे वहां पे गगनयान को। गगनयान का एक जो पोर्शन है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। अब लेकिन ये जो ऑपरेशनलाइज होना है, इसको ऑपरेशनलाइज का मतलब है कि हमने इसको स्टार्ट कर दिया, पहले हमने सारे पुर्जे लाके लगाए, अब उनको शुरुआत कर दी हमने, उस काम की शुरुआत कर दी। वो करेंगे हम 2035 से, यानी कि 7 इयर्स का हमने एक डेवलपमेंट का फेज लिया है इस पूरे प्रोग्राम का। तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, शुरुआत हुई डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट कंप्लीट हुई, मिशन कंप्लीट हुआ। तीनों चीजें, तीनों ईयर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब अगर आप इसका एक और सेकेंडरी गोल देखोगे तो ये है टू डू साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, यानी कि हम पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर पाएंगे कि वहां पे क्या चीजें हैं, नई डिस्कवरीज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग को पता होगा, इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने मून पे पानी को ढूंढा था, वीनस पे नई नई चीजों को डिस्कवर किया था, वीनस का भी मिशन है। तो इस तरह से ये साइंटिफिक रिसर्च में हेल्प करेगा इंडियन साइंटिस्ट को और इसरो को। अब आज के डेट पे बीएसए के 3-4 मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, 3 कॉम्पिटिटर्स हैं। मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं इसके 3 कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं। इसका फर्स्ट कॉम्पिटिटर का नाम है आईएसएस। आईएसएस स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, ये 5 कंट्रीज का मिल के एक प्रोग्राम था। गगनयान के कॉम्पिटिटर्स, आप याद रखना, गगनयान कॉम्पिटिटर नहीं बोलना चाहिए, गगनयान जैसे मिशन जो स्पेस में स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेस स्टेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ है यहाँ पे, आपको शायद पता होगा, दूर बहुत बड़ा सा सन है, मेरे में छोटा सा सन है, और उसके बाद मल्टीपल प्लैनेट्स हैं। हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे जाके एक कॉलोनी को, छोटी सी कॉलोनी को एस्टैब्लिश कर दिया स्पेस में। उसका बेनिफिट क्या होगा, हमको कोई भी फ्यूचर मिशंस करने हैं तो यहां से उन मिशंस को ऑपरेट करना बहुत ज्यादा इजियर होगा इन कंपैरिजन टू अर्थ। क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, शायद आपको पता होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। उस स्ट्रॉन्गर पुल से हमको चीजों को करने में ज्यादा एफर्ट, एनर्जी लगती है। हमको ये जो फ्यूल है, इस फ्यूल को हम बचा भी पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम इस पॉइंट पे रिफ्यूल भी कर पाएंगे मल्टीपल टाइम्स। तो इसके 3-4 बेनिफिट्स हैं। अब इसके बाद आपको जो बात पता होनी चाहिए, फर्स्ट प्रोग्राम जो है इस तरीके का, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसमें टोटल 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। उनकी एजेंसीज का आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईएसएस। मैं दोनों चीजें आपको एक साथ बता देता हूं। फर्स्ट तो वर्ल्ड फेमस नासा, रॉस कॉस्मॉस। थर्ड है JAXA, कैनेडियन स्पेस सेंटर। और फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये पांचों एजेंसीज मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बिल्ड कर रही हैं। अब इसमें आपको एक स्पेशल चीज याद रखनी है जो आपको क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है रॉस रॉस कॉस्मॉस। रॉस कॉस्मॉस ने इससे पुल आउट कर लिया है। पुल आउट करने का मतलब है इसको छोड़ दिया है, इसने बोल दिया है हम खुद का स्पेस स्टेशन बना लेंगे, हमको यूएसए के साथ स्पेस स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यूक्रेन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करने वाले हो हम लोग के लिए, तो हम लोग इसको छोड़ते हैं। तो इन्होंने इसको छोड़ दिया है। नासा आपको पता होगा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी। रॉसकॉस्मोस रशियन स्पेस एजेंसी का नाम है। जाक्सा जो है, ये है जापानीज स्पेस एजेंसी। ये है कनेडियन स्पेस सेंटर, जिनसे हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। पांचों का नाम आपको याद रखना है। रॉस कॉस्मॉस ने छोड़ दिया है। कॉस्मॉस का शायद आप लोग को मतलब पता होगा, कॉस्मॉस का मतलब ही होता है पूरा ब्रह्मांड, तो इन लोगों ने छोड़ दिया है। दूसरा है लूनार गेटवे। लूनार गेटवे जो है, ये थोड़ा सा स्पेशल है। ये आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ये अर्थ है, यहाँ पे छोटू सा मून है। लूनार आपको पता होगा मून को कहते हैं। अब ये लोग एक चीज को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं फॉर मून। जो चीज अर्थ के लिए आईएसएस है, तो मून का आईएसएस जो है उसको कहा गया है लूनार गेटवे। अब लूनार गेटवे का जो प्रोजेक्ट था, इसमें रॉस कॉस्मॉस को कभी लिया ही नहीं गया था। यानी कि रॉस कॉस्मॉस वाज नेवर पार्ट ऑफ लूनार गेटवे। लूनार से आपको समझ आ रहा होगा, मून के चारों तरफ एक ऑर्बिटिंग ऑर्बिट, एक उसका जो ऑर्बिट होता है, उस पे हमको एक स्पेस स्टेशन को बनाना है। अब ये जो स्पेस स्टेशन है, उसका नाम रख दिया लूनार गेटवे। सेम चीजों के लिए काम आएगा लूनार गेटवे भी। और उसके बाद लास्ट है टियांगोंग। टियांगोंग तो आपको शायद समझ आ ही रहा होगा, चाइना का प्रोजेक्ट है।
तो ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं ये एक तरीके से कॉम्पिटिटर भी हैं और सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनका आपको नाम पूछा जा सकता है, हायर प्रोबेबिलिटी है। तो आपको इन सारे लोगों का नाम याद रखना है। स्पेशली यहां से हटा दिया गया है रशिया को, ये याद रखना है। और लूनार गेटवे में 4 कंट्रीज हैं, नासा 1, ईएसए 2, थर्ड इज कनेडियन स्पेस सेंटर एंड फोर्थ इज जाक्सा। ठीक है, ये चारों हो गए लूनार गेटवे की कंट्रीज, और चाइना तो अपना अलग चलता रहता है, तुम लोग को पता ही होगा। ये है बेसिक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब हम लोग आते हैं गगनयान पे। गगनयान से क्वेश्चन आने की पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। गगनयान से प्रोबेबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि इसको स्टार्ट किया गया था 2018 में, और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म मिशन है और ये बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं था। स्टिल जो भी चीजें आपको पूछी जा सकती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इससे इंडिया का क्रूड मिशन करने का जो सबसे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो गगनयान के थ्रू ही है, जिसमें उसने प्लान किया है इंडिया ने 4 लोगों को स्पेस में भेजेंगे। अब जो 4 लोगों को स्पेस में भेजेंगे ये उन 4 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, और ये तो मोदी जी हैं, तुम लोग जानते ही होंगे। और ये चारों वो लोग हैं जो स्पेस में जाने वाले हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब इनको कहा गया है, याद रखना वर्ड, गगनवीर। मोदी जी यार, सबसे भयंकर तो मोदी वीर रख देना था इनका नाम, कहाँ गगन अगनवीर। ठीक है। अब इनकी जो ट्रेनिंग की गई है स्पेस में जाने के लिए, शायद आपको पता होगा, रॉस कॉस्मोस जो है, मतलब मैं आपको एक बेसिक फैक्ट बता दे रहा हूँ, आपको कभी काम आ सकता है इस चीज को मार्क करने में। COSMOS, स्पेलिंग गलत होती रहती है, बोलते बोलते लिखो तो। रॉस कॉस्मोस जो है, इसने एक बहुत ही स्पेशल चीज की है क्रायोजेनिक इंजन में। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है जो इंजन हमको रिक्वायर्ड होता है अर्थ से किसी भी चीज को ऊपर ले जाने के लिए, उसमें वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया के पास है। यूएसएसआर के वक्त से ही वो लोग इस चीज में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इसमें करते हैं वो लोग। तो अब रशिया इनको ट्रेन कर रहा है, इन चारों गगनवीर्स को, टू गो इनटू स्पेस। अब रशिया जब ट्रेन कर रहा है तो रशिया की एक एजेंसी है जिसका नाम है ग्लाव कॉस्मोस। ग्लाव कॉस्मोस जो है वो रॉस कॉस्मोस का एक ऑर्गन है, यानी कि पेरेंट बॉडी इज दिस रॉसकॉस्मोस, उसका एक ऑर्गन है जो इनको ट्रेन कर रहा है। ट्रेनिंग कहाँ पे कराई जा रही है ये आपको पूछा जा सकता है। इसका नाम है यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। आप इस बात को याद रखना, यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग देने वाली एजेंसी का नाम ये है। ये एजेंसी इसका पार्ट है, रॉसकॉस्मोस का पार्ट है ग्लाव कॉस्मोस। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज भी बता दे रहा हूँ जो आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग शायद जानते होंगे इस बात को ऑलरेडी। इंडिया का जो स्पेस मिशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1962 में। 1962 में नेहरू जी ने एक एजेंसी को इनकॉर्पोरेट किया था जिसको कहा जाता है इनकॉस्पर। इनकॉस्पर को नेहरू जी ने एस्टैब्लिश किया इन 1962। इसके बाद हम लोग ने जो नेक्स्ट बिग लीप लिया स्पेस मिशंस में, वहां से आपको याद रखना है क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है इनकॉस्पर का। तो आई स्टैंड्स फॉर इंडियन, बेसिक है, आपको शायद समझ आ ही रहा होगा। ये एन तो हर जगह होता है तो नेशनल ही होता है, कमीशन फॉर स्पेस। SPA स्टैंड्स फॉर स्पेस, और R स्टैंड्स फॉर रिसर्च। ये हो गया स्पेस एंड रिसर्च, तो आप इस बात को याद रखना। SPA को यहाँ पे अलग से लिया है क्योंकि उस चीज को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। अब इसके बाद क्या हुआ, 1969 में मून लैंडिंग हुई जो कि नासा ने की। शायद आपको पता ही होगी ये बात कि मून लैंडिंग बहुत ही फेमस ह्यूमन हिस्ट्री का एक इंसिडेंट था, जो मतलब हमेशा जिसके बारे में बात की जाती है, जिसको एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट मानी जाती है। इस वक्त पे जॉन एफ कैनेडी ने 1961 की स्पीच में अपने बोला था कि हम लोग मून पे लैंड करेंगे बाय द एंड ऑफ द डेकेड। वो सारी चीजें तो ठीक है, 69 में लैंड कर गए। इसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग लैंड किए तो ये लोग आई गेस जुलाई या जून में लैंड किए थे, अपन एक डेट ले लेते हैं, ये आपको पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं स्टिल बस आपको बताने के लिए, याद रखने के लिए बता रहा हूँ इस चीज को, तो आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। जुलाई में ये लोग लैंड किए। इसके बाद इंदिरा गांधी को स्पीच देनी थी ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में इंदिरा गांधी को आइडिया आया, क्यों ना हम एक इसका फर्दर इंटीग्रेशन को, स्ट्रॉन्गर इंटीग्रेशन को एस्टैब्लिश कर दें, और इन कॉस्पर की हमें जरूरत नहीं है, इन कॉस्पर से स्ट्रॉन्गर बॉडी की जरूरत है अगर हमें इंडिया को एक हायर लीप फ्रॉग कराना है अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन में। तो इंदिरा गांधी ने यहां पे इस्टेब्लिश कर दिया इसरो को। इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया बेंगलुरु में, जहां तुम जाना चाहते हो। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन, 1969 ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हो गया। इंडिपेंडेंस डे स्पीच में बोला गया इसके बारे में कि हमें एस्टैब्लिश करना चाहिए। और अब इसके जो फर्स्ट चेयरपर्सन थे उनका नाम था विक्रम साराभाई।
आप याद रखना इस बात को भी। अगली चीज आपको याद रखनी है कि ये जो मिशन है गगनयान, ये मैंने पूरा रेफरेंस आपको इसलिए दिया है, गगनयान मिशन को मोदी जी ने लॉन्च किया है। और गगनयान की पहली बार मोदी जी ने बात की थी 2018 में, जो मैंने यहाँ पे भी डेट मेंशन की थी आपके लिए, 2018 के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में। यानी कि आपको शायद समझ आ रहा होगा, इंडिपेंडेंस डे स्पीच की दो जगह पे बहुत ज्यादा महत्व है, दो जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दोनों जगहों को आपको साथ में याद रखना है, आपको काम आएगा। तो ये हो गया हमारा गगनयान। ये मैंने एक और चीज लिख दी है आपके लिए, इसका पूरी चीज का आप स्क्रीनशॉट, नोट्स, सारी चीजें जाके लिंक इन डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। नेक्स्ट इज वीनस ऑर्बिटर मिशन। शायद आपने सुना होगा, इस मिशन को ही शुक्रायन भी बोला जाता है। शुक्रायन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हिंदी में वीनस को शुक्र बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना पता हो, इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लैट इस तरह के फैक्ट्स को बहुत बार पूछ लेता है बेफालतू में, क्योंकि उन्होंने जेलेंस्की का फर्स्ट नेम भी पूछ लिया था, तो एक्सपेक्टेड है कि वो इस चीज को भी पूछ सकते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ चीजों को याद रखना होगा विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एक करके नरेट कर दे रहा हूँ। आप नोट्स भी बना लेना, बहुत ज्यादा काम आएगा। और नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर जा भी सकते हो नोट्स पे थ्रू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब इसका एम क्या है सबसे पहले तो इसका एम है स्टडी प्लैनेट सरफेस। बहुत ही बेसिक सा एम है कि वीनस कैसा है, वहां पे क्या है, उसको हमको बेसिक स्टडी करना है। लेकिन इस स्टडी के लिए वीनस को ही क्यों चुना गया? आप मार्स तक तो पहुंच गए थे, मार्स पे भी कर सकते थे स्टडी को, आप जुपिटर पे भी कर सकते थे, वाई वीनस? तो उसका बहुत ही सिंपल से एक दो रीजंस मैं आपको दे देता हूं जो आपके लिए थोड़े से यूजफुल हो सकते हैं, जो आपको पूछे भी जा सकते हैं। नंबर वन, अर्थ एंड वीनस का डायामीटर जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। देखो, अर्थ का थोड़ा सा बड़ा है और वीनस का थोड़ा सा छोटा है। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो साइज में दोनों प्लैनेट्स जो है बहुत ज्यादा सेम हो जाते हैं। साइज में सेम होने की वजह से उन पे एक्सपेक्टेड है कि लाइफ हो सकती है। बट वीनस जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, बिकॉज वो क्लोज है टू सन। तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, शायद आप समझ पा रहे होगे। लेकिन यहाँ पे आपने शायद अपने लाइफ में बहुत बार सुना होगा कि वीनस पे लाइफ हो सकती है, इस तरह का एक्सपेक्टेशन है। तो उसी एक्सपेक्टेशन को ले जा हम जाके डिस्कवर करना चाहते हैं, वहां पे क्या चीजें हैं, वहां पे क्या ऐसी कंडीशंस हैं, उन सारी चीजों को हम डिस्कवर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें प्लैनेट के सरफेस को पढ़ना होगा सबसे पहले तो उसको हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। सेकेंड चीज हमने रखी है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, हैबिटेबल है कि नहीं वहां का एटमॉस्फेयर। और थर्ड, सन क्या इंपैक्ट कॉज करता है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, क्योंकि वो सन के क्लोजर है और सन का ज्यादा इंपैक्ट उस पर आता होगा। तो मेन जो हम गोल को अचीव करना चाहते हैं वो तो ये तीन गोल्स हो गए। अब इस मिशन को हम लोग करने वाले हैं फिर से मार्च 2028 में। अब मार्च 2028 स्पेसिफिकली मंथ के साथ क्यों बता रहे हो, तुम पूछ सकते हो मुझसे। और क्लैट क्यों मंथ के साथ पूछेगा, ये भी पूछ सकते हो। तो तुम्हें पता ही होगा कि जो हमारा पूरा का पूरा सोलार सिस्टम है वो किस तरह से दिखता है। सन सेंटर में होता है, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स होते हैं इस तरह से। मतलब मैंने एक लाइन में बना दिया, बहुत ही इजी सा, लेकिन वो अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं। अब ये जो प्लैनेट्स होते हैं इनमें फर्स्ट तो मर्क्यूरी होता है, सेकंड शुक्र होता है, और थर्ड पृथ्वी होता है, दैट इज अर्थ। तो ये हो गया वीनस, ये हो गया अर्थ। तो अब वीनस और अर्थ के बीच में सबसे कम डिस्टेंस जब होती है, उस पॉइंट पे हम लोग इस मिशन को लॉन्च करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग इसको मार्च 2028 में करने वाले हैं। आपको इस फैक्ट को याद रखना है, आपको शायद समझ आ रहा होगा, ये बात को पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अर्थ एंड वीनस क्लोजेस्ट होंगे, तो उस पॉइंट पे हम लोग इस मिशन को स्टार्ट करेंगे कि हम सबसे कम डिस्टेंस को ट्रैवल करते हुए वीनस तक पहुंच जाएं। क्योंकि ये तो मैंने इजी डायग्राम बनाया था। अब आप सोच के देखो कि वीनस यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पे है, ठीक है, ये हो गया ई, ये हो गया वी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। लेकिन अगर वी यहाँ पे हुआ तो इस डिस्टेंस को कवर करना हम लोग के लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब इस मिशन में मतलब जो भी रिसर्च वर्क के लिए चीजों को ले जाया जाता है स्पेस में, फॉर एग्जांपल हम जिस चीज से सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, हम जब मून पे जाएंगे तो हम जिस चीज से वहां का सरफेस को कलेक्ट करेंगे, किसी भी चीज को, वहां के रॉक्स को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उन चीजों को कहा जाता है पेलोड्स। पेलोड्स का मतलब सामान उठाने के लिए गधा नहीं होता है। पेलोड का मतलब होता है हम ऐसी चीज को भेज रहे हैं, साइंटिफिक चीज को भेज रहे हैं वहां पे, जो वहां पे कुछ रिसर्च कंडक्ट करके आएगा। तो ये जो पेलोड्स हैं, इनके साथ आपको तीन फैक्ट्स को याद रखना है एक साथ। तो इसमें हम 19 पेलोड्स भेज रहे हैं, जिसमें से 16 इंडियन पेलोड्स हैं, टू पेलोड्स जो हैं वो कोलैबोरेशन में है विद इंडिया, यानी कि इंडिया प्लस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन में है, और एक जो है वो कंप्लीटली इंटरनेशनल पेलोड है।
तो ये सारे के सारे पेलोड्स जाने वाले हैं जो वहां से चीजों को कलेक्ट करके लाएंगे, जो वहां पे जाके ऑब्जर्व करेंगे, फोटोज खींचेंगे। तो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेलोड्स की। आपने शायद देखा होगा कभी भी सन और मून का मिशन होता है तो कुछ इस तरह का दिखता है कि वहां पे रोवर्स चल रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे खिलौने घूम रहे हैं। तो सारे के सारे खिलौनों को हम लोग पेलोड्स कहते हैं। एक और बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया का सेकेंड इंटरप्लैनेटरी मिशन है। इंटरप्लैनेटरी मिशन का मतलब होता है एक ऐसा मिशन जिसको हम लोग प्लैनेट्स पे कर रहे हैं। तो अब जो प्लैनेट होता है, हमने फर्स्ट प्लैनेटरी मिशन जो किया था वो किया था हमने 2014 में, जिसको हम लोग कहते हैं MOM। अगला हम लोग करने वाले हैं 2028 में, ये होगा VOM। आपको ये दोनों के दोनों याद रखने हैं। MOM का मतलब होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन, दोनों याद रखने हैं। इसके लिए हमने भेजा था मंगलयान और इसके लिए जाएगा शुक्रायन। अब तीन चार एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको पूछे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, आज तक वीनस का फर्स्ट मिशन किसने किया और कब किया? इसको कहा जाता है पायोनियर 1। इसको किया था नासा ने इन द ईयर 1978। इस मिशन का नाम आपको याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है, फर्स्ट मिशन टू वीनस। दूसरी बात आपको पूछी जा सकती है यहाँ पे कि और कौन से मिशंस होने वाले हैं रिलेटेड टू वीनस। तो आपको दो मिशन, मल्टीपल मिशंस होने वाले हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है दो मिशंस के बारे में पूछा जा सकता है। फर्स्ट मिशन का नाम है एनविजन और सेकंड मिशन का नाम है वेरिटास। एनविजन जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, वेरिटास नासा का मिशन है। ये दोनों भी अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं, अपकमिंग मिशन हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ईयर वगैरह नहीं पूछेंगे आपसे, आपको सिर्फ इतना बेसिक याद रखना है, इतने में आपका काम हो जाएगा किसके मिशन है। एंड लास्ट पार्ट अबाउट VOM, इसको हम लोग, इसके लिए जो व्हीकल को यूज करने वाले हैं, जिस लॉन्च व्हीकल को यूज करने वाले हैं, उसका नाम फिर से LVM है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को हमने किस तरह से चेंज किया है, GSLV। अब अगली चीज, ये बहुत ज्यादा नोन नहीं है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें 100% अश्योर कर सकता हूँ। और इसके बारे में शायद तुमने अभी तक सुना भी नहीं होगा, किसी कंपेंडियम में देखा भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। आफ्टर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तुम्हें खुद समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट था। तो ये मिशन है SSLV-D3EOS8। ये है, मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूं। SSLV का यहाँ पे फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। D3EOS का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स। दोनों चीजें याद रखना। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही सिंपल सा है। इनका ऑब्जेक्टिव है हमको कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च को प्रमोट करना है। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च होता क्या है? वही सेम चीज जो चीज करता है इलॉन मस्क, यानी कि स्पेस एक्स। स्पेस एक्स करता क्या है, मैं एकदम क्विकली बता रहा हूँ तुमको, तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। स्पेस एक्स को याद रखना क्योंकि इलॉन मस्क बहुत ज्यादा न्यूज में है आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प विक्ट्री। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ सकता है तुमको। स्पेस एक्स क्या करता है, स्पेस एक्स बना कैसे था? सिंपल से याद रखना कि गवर्नमेंट किसी भी चीज को करती है, फॉर एग्जाम्पल उनको किसी भी तरह का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, कोई भी नेटवर्क स्टैब्लिश करने हैं, तो उसके लिए वो सैटेलाइट भेजते हैं। तुमको शायद याद होगा पुराने जमाने में टीवी, घर के ऊपर टावर लगाते थे, उसके ऊपर टीवी लगता था, उसको सैटेलाइट सिग्नल मिलता था, इस तरह की सारी चीजें होती थी। और भी बहुत सारे यूज होते हैं सैटेलाइट के, फॉर एग्जाम्पल वेदर प्रिडिक्शन, डिजास्टर प्रिडिक्शन और ये सारी चीजें। तो अब वो अगर एक्स कॉस्ट पे होती थी तो इलॉन मस्क आया अपनी एक कंपनी को लेके, वाई कंपनी, अपनी कंपनी खुद को लेके आया स्पेस एक्स को, और उसने बोला कि मैं स्पेस एक्स के थ्रू इस चीज को हाफ रेट पे कर दूंगा। तो अब सबने बोला कि वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छी चीज हो गई, हाफ रेट पे काम हो जाएगा। तो इस तरह से उसने स्पेस एक्स को इस्टेब्लिश किया। अब स्पेस एक्स बहुत सारा कमर्शियल वर्क भी करता है। अब इसरो को भी तो पैसे चाहिए ना खुद के मिशन को लॉन्च करने के लिए, कि गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप को 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकता कि हमेशा तो गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करे। आज के डेट पे गवर्नमेंट ही सब कुछ उसके लिए कर रही है, लेकिन लॉन्गर रन में ये चीज बिल्कुल भी प्लान में नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमस बनाया है, कि हम इसरो को भी एक तरह से ऑटोनॉमस बना दें कि वो खुद सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए। तो उसके लिए ये वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स है। अब तुमको इसकी ग्रेविटी समझ आ रही होगी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च। कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च होता क्या है कि हमने फॉर एग्जांपल वेदर प्रिडिक्शन के लिए कोई नई कंपनी स्टैब्लिश हुई है, वो अपनी किसी भी सैटेलाइट को भेजना चाहती है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट पे चले जाओ और ऑब्जर्व करो अर्थ को, इंडिया को, कहाँ पे डिजास्टर आ सकता है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की किसी भी चीज को, तो उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए बनाया है। अब इसके अंदर एक दो चीजों को याद रखना कि इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग डिजाइन एंड डेवलप करेंगे माइक्रो सैटेलाइट्स को। माइक्रो सैटेलाइट्स का मतलब होता है छोटी सैटेलाइट्स। माइक्रो का मतलब भी तुमको पता होगा, छोटी सैटेलाइट। सैटेलाइट ओरिजिनली बहुत ज्यादा बड़ी होती है क्योंकि ये कमर्शियल है, तो आपको अब यहाँ पे कॉस्ट कट भी करना है। दूसरी चीज,
अब हमको यहाँ पे सेकंड चीज इन्होंने बोली है, क्रिएट पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स। पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स हमको नए तरीके के स्टैब्लिश करने हैं, यानी कि अब हम विकास की सच में बात कर रहे हैं, हमें डेवलप कैसे करना है इसरो को, और कंप्लीटली टर्न अराउंड कैसे करना है स्पेस एक्सप्लोरेशन को। थर्ड चीज इन्होंने बोली है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि हम न्यू टेक को इंट्रोड्यूस करेंगे इन इसरो थ्रू दिस प्लान और थ्रू दिस मिशन। ये हमारा ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव है इन 3 पॉइंट्स। अब इस चीज को करेगा कौन, करेगा कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको करने वाली जो बॉडी है उसका नाम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो है कमर्शियल विंग ऑफ इसरो। कमर्शियल विंग ऑफ इसरो का मतलब है इसरो की सर्विसेज को अगर आप किसी भी दूसरी जगह पे जाके बेचना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप एक इंटरनेशनल पेलोड को कहीं पे भी भेजना चाहते हो, जैसे कि हम लोग देख रहे थे VOM में हम लोग कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल जा रहा है, 2 कोलैबोरेशन में जा रहा है, तो यार आप फ्री में तो लेके नहीं जाओगे ना, कुछ पैसा तो चार्ज करोगे ना उससे। तो अब वहां से आपकी एक तरह से अर्निंग भी हो रही है कि हम कुछ प्लस में पैसा चार्ज करेंगे, बिल्कुल एक बिजनेस बनाएंगे। तो सेम चीज है, ये NISL इसरो के लिए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है कि कहां पे हम इसरो को बेटर मोनेटाइज कर सकते हैं इन इजियर वे। अब ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा D3 यहाँ पे आप देखोगे इसके जस्ट नीचे D2 हो गया है, S8 यहाँ पे S7 हो गया है, SSL भी वैसे ही है। यानी कि इसके पहले जो मिशन हुआ था उसका ये नाम था, इसके पहले जो मिशन हुआ था उसका नाम था SSLV D1 EOS 6। तो ये है मिशन 1, ये हो गया मिशन 2, ये हो गया मिशन 3। आपको अगली बात याद रखनी है, इस पूरे प्रोजेक्ट में 3 मिशंस थे ओनली, यानी कि 3 मिशंस को कंप्लीट करने वाले थे इसरो वाले, और ये उनका थर्ड मिशन था जो 2024 में किया गया है। दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वाला जो मिशन था इसके अंदर भी इन्होंने 3 चीजों को किया था, आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए, एकदम शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट, इन्होंने एक सैटेलाइट भेजा जिसका नाम है EOS 07। यहाँ पे सैटेलाइट का नाम क्या है, EOS 08, मैंने 8 लिख दिया, EOS 08 सैटेलाइट का नाम है, ये आपको दिख रहा होगा सैटेलाइट जो भेजी है। दूसरी चीज, दूसरे सैटेलाइट जो भेजा था इन्होंने उसका नाम था जैनस, एंड थर्ड जिसको भेजा था उसका नाम था आजादी सैट 2। ये दोनों जो थे ये कमर्शियल थे 100%, यानी कि इनसे हमारा ऑब्जेक्टिव था टू अर्न मनी। अब यहाँ पे हमने फिर से इस बार जब हमने थर्ड मिशन किया है तो उसमें भी हमने 2 सैटेलाइट्स को भेजा है, मेनली EOS एंड SR डेमोसैट। हो सकता है तुम्हें सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा हो, लेकिन ये वाले टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें शायद समझ आ रही होगी इसकी ग्रेविटी अभी तक तो। EOS का फुल फॉर्म शायद मैं बता चुका हूँ, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, आपको याद रखना है। इसको हम लोग ने भेजा है, और इसको पहली चीज तो इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है UR राव सैटेलाइट सेंटर बैंगलोर में। इसके आने एग्जाम में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नन, ये चीज आपको नहीं पूछी जाएगी। तो फिर बता क्यों रहे हो, क्योंकि इसकी पूछी जाएगी। ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये इंडिया के एक स्टार्टअप ने डेवलप किया है। ये वाला नहीं आएगा और ये वाला आएगा, याद रखना इस बात को। अब मैं बताता हूँ ये किसने डेवलप किया है। ये एक तमिलनाडु का स्टार्टअप है जिसने डेवलप किया है। इस स्टार्टअप का नाम है, तुमको याद रखना होगा, स्पेस रिक्शा। रिक्शा इंग्लिश में रीड करते हैं, हिंदी में रिक्शा रीड करते हैं जी, जिससे हम लोग रोड पे आता है फिर पूछता है कितने में लेके जाओगे, वही स्पेस रिक्शा जो है ये लेके जाएगा। तमिलनाडु का स्टार्टअप है, चेन्नई में बेस्ड है इनका ऑफिस। ये आपको नहीं पूछी जाएगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको स्पेस रिक्शा पूछा जा सकता है। SR डेमोसैट पूछा जा सकता है, SR डेमोसैट को किस मिशन में यूज किया गया, मिशन का नाम पूछा जा सकता है। थर्ड मिशन था, लास्ट मिशन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है थर्ड एंड लास्ट मिशन, आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा। इस मिशन को लॉन्च कहाँ से किया गया, तो इस मिशन को लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से। सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये लोकेटेड है सतीश धवन स्पेस सेंटर, फॉर एवर एंड एवर के लिए याद रखो, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर से बहुत सारे मिशंस को लॉन्च किया जाता है इंडिया में। आंध्र प्रदेश याद रखना, बैंगलोर आपको अलग से याद रखना है, बैंगलोर में इसरो का HQ है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आदित्य L1 पे। आदित्य L1 का तो आपने शायद नाम सुना ही होगा। फिर से वर्ड्स को ब्रेक कर लेते हैं। आदित्य का मतलब होता है सन। L1 का मीनिंग क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैग्रानियन पॉइंट।
आप इस बात को याद रखना। अब लैग्रानियन पॉइंट होता क्या है और कितने लैग्रानियन पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। तो पहली बात तो आदित्य L1 जो है, आपको समझ आ रहा होगा नाम से ही कि इंडिया का मिशन है टू रीच या टू ऑब्जर्व सन। रीच तो नहीं कर सकते सन को, मैंने गलती से बोल दिया, फ्लो फ्लो की बात थी, कि हमको सन को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक सैटेलाइट को भेज रहे हैं जिसका नाम है आदित्य L1। अब आदित्य L1 कहाँ पे जाएगा, क्या करेगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये अर्थ है। यहाँ पे अर्थ है। ये दिख रहा है आपको L1 पॉइंट। L1, L का मतलब होता है लैग्रानियन। लैग्रानियन करता क्या है और लैग्रानियन होता क्या है? लैग्रानियन एक ऐसा पॉइंट होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जहां पे ग्रेविटी जीरो होती है। कैसे? इसका एक पुल होगा और इसका एक पुल होगा। ग्रेविटी का मतलब होता है पुल करना। अब इनके बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट आके खड़ा हो जाएगा जहां पे दोनों का पुल इक्वलाइज हो गया है। उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे लैग्रानियन पॉइंट। आई होप समझ आ गई होगी ये बात। अब लैग्रानियन पॉइंट कहाँ पे पड़ता है? आपको ये दिख रहा होगा लैग्रानियन पॉइंट, ये अर्थ है, ये लैग्रानियन पॉइंट है, और ये सन है। सन से कितना दूर है, अर्थ से कितना पास है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा वीकर है इन कंपैरिजन टू सन। अब लैग्रानियन पॉइंट L1 इसलिए रखा गया है क्योंकि हमको इस पॉइंट को रीच करना है, L1 पॉइंट को रीच करना है। टोटल अब आपको पूछा जा सकता है कितने लैग्रानियन पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। योर आंसर इज 5 लैग्रानियन पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे ग्रेविटेशनल पुल जीरो हो जाता है। अब ये जीरो ग्रेविटेशनल पुल काम क्यों आता है हमको? देखो, जीरो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है उसको हम लोग ने पार्किंग स्पॉट्स की तरह कंसिडर किया है। पार्किंग स्पॉट का मतलब है यहाँ पे हम लोग खड़े हो सकते हैं आराम से। यहाँ पे हमको बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न नहीं करना होगा अपने आप को उस जगह पे रखने के लिए। हमको दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल आएगा, तो हमको एक न्यूट्रल पॉइंट मिल जा रहा है। अब अर्थ और सन के बीच में जहां L1 पॉइंट है, इसका अगला फैक्ट है कि ये सिर्फ 1% डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन। यानी कि आप अर्थ से निकले, सन तक की 1% डिस्टेंस कवर की, और वहां पे सन का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इतना स्ट्रॉन्गर है कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को मैच कर जा रहा है, लैग्रेनियन पॉइंट क्रिएट हो जा रहा है। और इसी पार्किंग स्पॉट पे हम लोग ने प्लान किया है रिफ्यूलिंग पॉइंट्स भी आप बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी बर्न नहीं हो रही है, इसलिए आप यहाँ पे रिफ्यूलिंग पॉइंट बना सकते हो। लैग्रेनियन पॉइंट मोस्टली इसी के लिए काम आता है। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट भी लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पहले तो आप इस मिशन के डायरेक्टर का नाम याद रखना। इनका नाम है नीरज साहजी। नीरज साहजी इस पूरे मिशन के डायरेक्टर होने वाले हैं इंडिया के लिए। अगली बात, इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव किन चीजों को अचीव करना चाहते हैं? मल्टीपल चीजें हैं इस लिस्ट में जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। तीन से ज्यादा आपको नहीं पूछी जा सकती इन तीनों के बियॉन्ड। फर्स्ट है स्टडी कोरोनल हीट एंड सोलार विंड एक्सेलरेशन। कोरोनल हीट का मतलब होता है, ये आपको जो दिख रहा होगा, जब हम लोग नेकेड आई से सन को देखते हैं तो आप देखोगे तो वहां पे एक ऐसे रिंग बनती है सन के चारों तरफ, ये इस तरह की एक रिंग। ठीक है, ये जो रिंग है, ये रिंग रही, हम लोग मतलब मेरी डायग्राम अच्छा नहीं बना, इस तरह की कुछ रिंग बनेगी। तो ये जो रिंग है, इस रिंग को कहा जाता है कोरोना। इसी तरह से जो रिंग मून के चारों तरफ बनती है उसको हम लोग कहते हैं हेलो। तो आपको दोनों चीजों को याद रखनी है। कोरोना वो वाला कोरोना नहीं होता है और वो वाला कोरोना भी नहीं होता है, ये वाला कोरोना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है। एंड थर्ड, ड्राइवर फॉर स्पेस वेदर को हम लोग को स्टडी करना है। तो हम लोग मोस्टली इस चीज को स्टडी करने के लिए भेज रहे हैं। इसका हम लोग का ग्रेटर ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी मल्टीपल थिंग्स। अब इसके अंदर इसको हम लोग लॉन्च करने के लिए इस व्हीकल को यूज करने वाले हैं। शायद आप लोग अब तक समझ गए होंगे किस तरह के लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। इसको अप्रूव किया है इस पर्टिकुलर कमेटी ने, और इस मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ये लैग्रेनियन पॉइंट 1 तक पहुंचेगा इन 126 डेज। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इस मिशन को कंसेप्चुअलाइज किया गया है 2008 में। ये वो बॉडी है जिसने इस मिशन को कॉन्सेप्चुअलाइज किया है कि हमें इस मिशन को करना चाहिए, हमारे लिए मिशन अच्छा होगा। अब ये लेके क्या जा रहा है, बिल्कुल ही लास्ट चीज है, पेलोड्स। तो टोटल पेलोड्स जो इस पे होने वाले हैं, दैट इज 7 पेलोड्स को ये कैरी करने वाला है। अब ये 7 पेलोड्स को आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है, 3 और 4। 4 पेलोड्स जो होंगे वो सन को व्यू करेंगे, यानी कि सन के लिए होंगे। और जो 3 पेलोड्स होंगे ये L1 पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, और L1 पॉइंट के चारों तरफ जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए ये होंगे। लास्ट टॉपिक फॉर दिस क्लास इज ISSAR। ISSAR एक तरीके की रिपोर्ट है, और इस बार इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है इसरो के चीफ ने, एस सोमनाथ ने।
ये जो रिपोर्ट है ये कंसर्न करती है ईयर 2023 को। अब 23 जब बीत जाएगा तभी आप इस रिपोर्ट को प्रेजेंट कर सकते हो, इसलिए इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया है 2024 अप्रोक्सीमेटली अगस्त में। तो इसलिए भी ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से हमको करना चाहिए, ISSAR होता क्या है। तो ISSAR का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। ये फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट। आपको शायद वर्ड से समझ आ रहा होगा, स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट, यानी कि स्पेस में एक पर्टिकुलर चीज का हम असेसमेंट दे रहे हैं कि क्या हुआ वहां पे इन द ईयर 2023। अब ये बात किस चीज के बारे में करता है, वो ये चीज लिखी हुई है, सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट, यानी कि हमको सेफ ऑपरेशंस करने हैं स्पेस में। स्पेस के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, स्पेस में रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा डेब्रे देखने को मिला है। डेब्रेस का मतलब, डेब्रेस लिखते हैं, डेब्रे रीड करते हैं इसको। डेब्रे का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कचरा हो जाता है स्पेस में जब हम लोग के मिशंस फेल होते हैं या फिर हम लोग किसी चीज को वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। अब कचरा सिर्फ एक तरीके से नहीं होता है, डेब्रे क्रिएट होने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एस्टेरॉइड आ रहा है, मीटियोरॉइड आ रहा है, तो इन सारी चीजों से डेब्रे क्रिएट हो सकता है। और वन ऑफ द वे जो है वो आर्टिफिशियल वे है। आर्टिफिशियल वे जो यहाँ पे बोला गया है वो होता है कि ह्यूमंस ने डेब्रे को जब क्रिएट किया, तो एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड, ये सब भी डेब्रे क्रिएट कर रहे हैं, कॉमेट्स डेब्रे क्रिएट कर रहे हैं। तो डेब्रे सारे लोग क्रिएट कर रहे हैं। अब कोई कॉमेट आके अगर एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट पे टच कर गया, लग गया, तो उस पॉइंट पे वहां पे फिर से डेब्रे क्रिएट हो जाएगा। तो आपको पहले तो डेब्रे को याद रखना है, बेसिक। अब ये जो इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की है बताती है वल्नरेबिलिटी, आपको याद रखना है स्पेसिफिकली इन वर्ड्स को, ऑफ स्पेस एसेट्स इन आउटर स्पेस। यानी कि वल्नरेबिलिटी वर्ड का शायद आपको मतलब पता होगा, खतरा। कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हमारे आउटर स्पेस में रखे हुए हैं उन पे खतरा है, इंडिया के कौन से ऑब्जेक्ट स्पेस में हैं जिनके ऊपर खतरा है कि वो डैमेज हो सकते हैं या उनको नुकसान हो सकता है, तो इंडिया के टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान होगा। अब ये रिपोर्ट बता रही है कि इंडिया की 51 चीजें स्पेस में अभी रखी हुई हैं। अब ये 51 चीजें जो हैं इनको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट जो पोर्शन होगा उसमें आएंगे 29, सेकेंड पोर्शन में आएंगे 22। इस तरह से 51 बन जाएगा। अब जो 29 है ये है GEO। GEO स्टैंड्स फॉर जियो साइंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, और सेकंड स्टैंड्स फॉर LEO। LEO स्टैंड्स फॉर लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट पास में है, जियो साइंक्रोनस दूर है। तो इस तरह से हमने कैटेगराइज कर दिया है कि इंडिया के कितने एसेट स्पेस में रखे हुए हैं और इन पे खतरा किस तरह से हो सकता है कि ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा जाएं, या कोई एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड इन पे आके टकरा जाए। अब यहाँ पे इन्होंने अगली चीज बोली है, कॉन्जेशन इन आउटर स्पेस। तो कॉन्जेशन इन आउटर स्पेस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वर्ड समझ आ रहा होगा, कॉन्जेशन। कॉन्जेशन का मतलब तुमको पता होगा ये क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब ये जो कॉन्जेशन इन आउटर स्पेस है ये बताता है कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है रिस्क कि कॉन्जेशन, यानी कि अलग अलग कंट्रीज के जो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं स्पेस में उनमें टकराव हो सकता है। और इस तरह के इसने मेंशन किए हैं 23 CAMs। CAMs, कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स। हमको 23 CAMs को लेना है, यानी कि हमको कोलिजन को अवॉइड करना है। तो ये एक लास्ट न्यूज है, ISSAR रिपोर्ट, जो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ मैं आपको एक लास्ट फैक्ट बता दे रहा हूँ जो आपको बिल्कुल कभी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन स्टिल आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। 13 मेंबर्स का एक ग्रुप है जिसने एक अग्रीमेंट को साइन किया है, इसको कहा जाता है IDAC। 13 मेंबर्स का मतलब है 13 स्पेस एजेंसीज, विच मींस 13 कंट्रीज ने एक अग्रीमेंट को साइन किया है कॉल्ड IDAC। IDAC स्टैंड्स फॉर इंटर एजेंसी डेब्रे कोऑर्डिनेशन कमेटी। कि हम लोग डेब्रे को किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से कंटेन करेंगे, उस पर हम लोग ने बातचीत करने के लिए ग्रुप बनाया है, और वहां से हमको मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए स्पेस डेब्रे को, क्योंकि स्पेस डेब्रे इन द लॉन्गर रन हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है, जिस तरह से हमारे लिए एनवायरमेंट प्रॉब्लम बना